अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं 3 टॉपिक पे बात करूँगी। सबसे पहले चलते हैं पहले टॉपिक पर, और वो पहला टॉपिक ये है कि पंजाब फॉरेंसिक लेबॉरेटरी की जो रिपोर्ट आई है इमरान खान साहब की गोलियों के हवाले से कि उनकी टांग पे कितनी गोलियां लगी हैं, तो उस रिपोर्ट के मुताबिक उनको एक भी गोली नहीं लगी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि उनको एक भी गोली नहीं लगी। जो इमरान खान साहब की तरफ से एक बयान चल रहा है ना कि मुझे 3 गोलियां लगी हैं, मुझे 4 गोलियां लगी हैं, और जनाब वो 5-6 गोलियां उसकी इमरान इस्माइल के कपड़ों में से मिली थी। पता नहीं वो कौन सी बुलेट थी या वो कोई कैंडी शैंडी थी, कौन सी गोलियां मिली थी। बहरहाल इमरान खान साहब की रिपोर्ट आई है, उसमें लिखा है कि उनको 3 गोलियों के हिस्से यानी कि उनके टुकड़े और एक हाथ का टुकड़ा, ये इस तरह से कुछ टुकड़े लगे हैं। वही वाली रिपोर्ट नाज़रीन, जैसे कि आप लोग को याद होगा कि जो शौकत खानम के जो डॉक्टर थे उन्होंने भी अपनी इब्तदाई रिपोर्ट में यही कहा था कि उनको गोलियों के टुकड़े लगे हैं, उनको गोलियों के टुकड़े लगे हैं, गोलियों के पार्ट्स लगे हैं, उनको गोलियां नहीं लगी। तो ये चीज़ इस रिपोर्ट से भी सामने आ गई। अब आप अंदाज़ा करें नाजरीन कि उनको 4 गोलियां बकौल इमरान खान के लगी थी और उनकी हड्डी बच गई थी। हड्डी उनकी टूटी नहीं थी। तो ये कौन सी गोली थी कि जो 3-4 गोलियां यूं साइडों से होकर निकल गई और एक भी उसने टांग को नहीं हिट किया। तो नाज़रीन चलें, बहरहाल ये भी अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि उनको कितनी गोलियां लगी थी। और दूसरी बात ये कि वो जो शख्स उनका फौत हुआ था, वो जो पीटीआई का कारकुन था, वो जो फौत हुआ था, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसको जो गोली लगी थी वो कंटेनर की तरफ से आई थी, उस गोली से वो शख्स शहीद हुआ था। तो ये थी इस रिपोर्ट के बारे में खबर। दूसरी खबर ये है नाजरीन के पिलडैट की रिपोर्ट सामने आई है, और उस रिपोर्ट के मुताबिक उसमें एक तज्जिया किया गया है कि जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, साहब का जो उनके 3 साल 7 माह और कुछ दिन थे, उसमें वो उसको कहते हैं, जो उसका जो उसकी वर्डिंग है, वो कहते हैं कि ये एक गैर एलानिया आमरीत थी, और इस आमरीत की वजह खुद इमरान खान साहब थे या उनको मिलने वाली हमायत। तो गैर एलानिया आमरीत क्यों ना होगी, बल्कि मेरा ख्याल है कि उसको आमरीत ही कहा जाए तो बेहतर होगी, कि जिसमें सिर्फ 2 लोग थे। एक तो कठपुतली वज़ीर आज़म था, और दूसरे वो लोग थे, वो हाथ थे कि जो उनको नचा रहे थे, जो अपने मफाद के खातिर इस हुकूमत के, इस मुल्क के साथ खेल रहे थे। एक शख्स बैठा था गद्दी के ऊपर, तख्त के ऊपर, कि जिसका मकसद सिर्फ यही था कि मैंने अपने दुश्मनों को चुन चुन के निशाना इबरत बनाना है, उनकी ज़िंदगी अजियत करनी है, अजीरन करनी है, और उसके साथ साथ मैंने जो पाकिस्तानी अवाम है, जो 22-23 करोड़ अवाम है, इनका भी जीना दोभर करना है। ज़ाहिर बात है नाज़रीन, जब सर के ऊपर जो ऐसा हुक्मरान बैठा होगा कि जिसका मतमा नज़र सिर्फ और सिर्फ अपने दुश्मनों से बदला लेना है, चुन चुन के बदला लेना है, तो उसने हुक्मरानी क्या करनी है। आप लोगों के सामने ही है कि जब उनकी हुकूमत थी 3.5 साल में क्या हालात हो गए थे पाकिस्तान के, किस कदर बुरे हालात हो गए थे माशी तौर पे। जो हम आज नतीजा भुगत रहे हैं ना, जो हम लोग सुन रहे होते हैं कि पाकिस्तान आज डिफ़ॉल्ट हुआ, सुनते हैं कि पाकिस्तान आज डिफ़ॉल्ट हुआ, पाकिस्तान कल डिफ़ॉल्ट हुआ, और पाकिस्तान की मईशत ख़राब हो रही है, ज़र मुबादला के ज़खायर हमारे ख़त्म हो चुके हैं। तो ये सारा का सारा उनके उसी 3.5 साल की जो हुकूमत थी उसका शाखसाना है। ये उन्हीं की करनी है कि जो आज हम और ये जो अवाम है और ये जो हुकूमत है ये भुगत रही है। तो जब ये हालात होंगे तो आमरीत तो थी, आमरीत बज़ाहिर उन्होंने कठपुतली बाजवा जो डॉक्टराइन थे, उन्होंने बज़ाहिर एक कठपुतली वज़ीर आज़म सर पे बिठाया हुआ था कि जिसका मकसद सिर्फ यही था कि बस, मैं कहती हूँ कि आज़ादी मिली हुई थी, वो अपना खेल खेल रहे थे और बाजवा साहब अपना खेल खेल रहे थे। और जब वो बाजवा साहब को भी, वैसे मैं कहती हूँ कि उनको भी ना सही सबक सिखाया है पीटीआई वालों ने। जो नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ एक बयान दिया था ना गुजरांवाला के जलसे में, और उनको इतनी उस पादाश में उनको इतनी सज़ा भुगतना पड़ी। अब मैं कहती हूँ कि इमरान खान साहब को ज़रा सज़ा तो देखे दिखाएं। इमरान खान साहब ने क्या कुछ नहीं कर दिया बाजवा साहब के साथ और इस आर्मी के साथ, कि लोग अब बाकायदा, मैं कुछ दिनों पहले एक फुटेज देख रही थी ट्विटर पे कि जिसमें वो आर्मी के नौजवान को केपीके में कोई शख्स मार रहा था। तो ये हमारी आर्मी के हालात पीटीआई ने कर दिए हैं, तो भुगतें बाजवा साहब और ये आर्मी। लेकिन दुख होता है कि ये आर्मी हमारी आर्मी है जो इस नहज पर पहुंच गई है, जिससे आवाम मोहब्बत करती थी, प्यार करती थी, उसका पीटीआई ने ये हाल कर दिया। तीसरा और आखिरी खबर नाज़रीन, इमरान खान साहब ने कल इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू मैं तो कहती हूँ बस वो जब से वो शख्स उतरा है ना, मैं कहती हूँ, मैं बहुत दफ़ा ये बात कर चुकी हूँ कि जब से ये शख्स तख्त से उतरा है, इसका बस यही काम रह गया, या इसने इंटरव्यू देना है, या इसने अपने हालात हाज़रा बताना है, बस इसने अपने आप को इन टच रखना है, इंटैक्ट रहना है हर वक्त मीडिया से, लोगों से और टीवी के सामने। तो नाज़रीन इन्होंने फिर कल इंटरव्यू दिया, और वही रिपीटेटिव बातें इनकी जो थी, अच्छा वही बातें, वही बाजवा साहब के ऊपर गालम गलोच और बाजवा को एक्सटेंशन देना मेरी गलती थी। ये वही बाजवा है नाज़रीन, आप याद करें, ये वही बाजवा है जिनकी तारीफ़ें करते हैं इमरान खान साहब, थकते नहीं थे और कहते थे कि हम सेम पेज पे हैं, और बाजवा जैसा कोई
आर्मी चीफ आज तक नहीं आया, लेकिन बस कभी के दिन बड़े कभी की रातें। और जब से ये उतरे हैं नीचे, जब से ये फर्श से अर्श पर आए हैं, तब से इनको भाजपा बहुत बुरे लगने लगे हैं। तो उनके बारे में भी फरमाते हैं कि इनको एक्सटेंशन देना। एक बात उन्होंने कही कि बस ऐसी बातें वही रिपीटेटिव है, लेकिन दो तीन पॉइंट मुझे ऐसे लगे कि आपके सामने बयान करना चाहिए, वो मैं आपके सामने शेयर करती हूँ। एक इन्होंने कहा कि उसको एक्सटेंशन देना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अच्छा नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब का शो था, उसमें इमरान खान साहब ने फिर एक्सटेंशन के हवाले से बात की थी कि मैं इमरान खान आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा आप याद करें कि जो DGIS की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तारीख में पहली दफ़ा, उसमें उन्होंने फरमाया था कि उनके सामने इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल बाजवा को ये कहा था कि जनाब आप हमसे एक्सटेंशन ले लें और फॉर लाइफ ले लें। तो कहीं तो ये कहते हैं कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी, और कहीं ये जनाब अंदर खाते दरवाजे के पीछे बार बार एक्सटेंशन दे रहे होते। तो ये क्या समझते हैं, ये अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं, अवाम को पागल समझते हैं कि जैसे मर्जी ये खेलते रहेंगे और अवाम इनके खेल को देख के ताली बजाएंगे। वेरी गुड जनाब, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। मैं कहती हूँ इन्होंने अवाम को गधे घोड़े समझ ही रखा है। अगर ये अवाम को इंसान समझते ना, जी शऊर समझते, जी अकल समझते, तो ये जो बैकडोर खेल रहे होते हैं ना, तो ये इनको पता होता कि मैंने ऐसे नहीं खेलना और मैंने अपनी अवाम के सामने भी वही बात रखनी है जो दरवाजे के पीछे मैं करता हूँ। लेकिन इन्होंने समझा था कि गधे घोड़े, इन्होंने समझा था कि सारी अवाम ही, सारा का सारा पाकिस्तान ही यूथिया है। मैं जो कहूँगा वो उस पर कहेंगे हाँ बिल्कुल सही, इमरान खान सही कह रहे हैं। याद होगा आपको असद उमर का वो इंटरव्यू जो उन्होंने काशिफ अब्बासी, याद होगा असद उमर साहब का वो इंटरव्यू जो उन्होंने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में बैठ के दिया था कि हमारी अपनी मर्जी है, हम खुद से चाहते हैं कि जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन ले लें। परवेज़ खटक साहब का बयान आपको याद होगा कि उस वक्त तो ये लोग इतने उतावले हो रहे थे, इतने मरे चले जा रहे थे किसी तरीके से जनरल बाजवा एक्सटेंशन ले लें, और इधर आप एक्सटेंशन लें और इधर हमें भी हमारी जो हुकूमत है उसकी श्योरिटी हमें मिल जाए, हम भी मज़ीद मुल्क को बिगाड़ने के लिए 1.5 साल और ले लें। जो कसर उन्होंने सोचा कि कुछ कसर अगर रह गई है मईशत को तबाह हाल करने में, बिगाड़ने में कोई कसर रह गई है, जो मुझे प्लांट करने वालों ने मुझे जिस मनसब पे बिठाया था, अगर उनका उस अमल में, उस मकसद में थोड़ी सी भी कमी बेशी रह गई है, तो मैं चलो जनरल बाजवा को भी एक्सटेंशन देता हूँ और उसके रिश्वत के तौर पर जनरल बाजवा मुझे भी हुकूमत करने देंगे और दोनों मिल के खूब मुल्क को खेलेंगे, मुल्क को लूटेंगे। तो वो तो इनका पूरा न हो सका ख्वाब। लेकिन अब जब से हुकूमत से उतरे हुए तो जनरल बाजवा की खूब उन्होंने माँ बहन एक की हुई है, उन्होंने भी और उनके यूथियों ने भी। तो जनरल बाजवा तो बहुत ही बुरे लगते हैं। अच्छा ये बात की, दूसरी बात उन्होंने, इसके बाद उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ, मेरे सामने ख्वाजा आसिफ साहब का फ़ोन आया था आर्मी चीफ को और कहा था कि मैं तो हारने लगा हूँ। तो आर्मी चीफ साहब ने कहा कि बेफिक्र रहिए, आप हारेंगे नहीं। तो इमरान खान साहब हुकूमत से उतरने के 6 महीने बाद ये जो बात फरमा रहे हैं, इमरान खान साहब उस वक्त क्यों नहीं बोले? इमरान खान साहब ने उस वक्त इस चीज़ को क्यों नहीं पॉइंट को उठाया कि बाजवा साहब आप उसको क्यों ऐसे जिता रहे हैं? अगर वो हार रहा है तो उसको हारने दें। ना इमरान खान साहब ने आके मीडिया में ऐसी बात की, ना उस वक्त को इंटरव्यू दे के मीडिया में किसी को कहा इमरान खान साहब ने। लेकिन क्यों कहते हैं इमरान खान साहब? क्योंकि इमरान खान साहब तो उस वक्त सेम पेज पे थे ना। इमरान खान साहब की तो गुड्डी खूब हवा में उड़ रही थी बाजवा साहब के। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, ख्वाजा आसिफ को जिताते हैं तो जिताएं, मेरे साथ तो वो बहुत अच्छे चल रहे हैं ना। लेकिन एक बात और नाज़रीन मेरे दिमाग में ये भी आती है कि ख्वाजा आसिफ को जिताने पे इमरान खान साहब को इतनी तकलीफ हुई, तो वो जो 2018 का इलेक्शन इनको जिताया था सारे मुल्क के RTS बिठा के, वो क्या सही था? इमरान खान साहब वो क्या सही अमल था? उस पर नहीं आपकी आवाज़ निकली? वो जो सेनेट में आपको जिताया गया है, वो जो लोगों को भर भर के जहाज़ों में भर भर के आपकी बनी गाला में पहुंचाया गया, जिनके गले में आप पट्टे डाल के तो उनको आप PTI की लॉन्ड्री में डालते रहे हैं कि हाँ जी ये पाक साफ हो गए, ये फरिश्ते हो गए, वो काम सही था? वो जो बाजवा साहब और जो DGIS थे हमारे फैज़ हमीद साहब, आपके बिहाफ पे कभी कतर उड़ रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी वो सऊदीया जा रहे हैं, आपके लिए माफ़ी तलाफी कर रहे हैं, आपके लिए वो कर्ज़े ले लेकर आ रहे हैं, वो चीज़ सही थी? वो चीज़ सही होगी क्योंकि वो आपके फेवर में थी ना, क्योंकि वो आपके हक में थी, क्योंकि उसका फ़ायदा आपको मिल रहा था, तो वो बिल्कुल सही चीज़ थी। यहाँ पे ख्वाजा आसिफ को अगर जिता दिया, ये तो मैं कहती हूँ ये भी बात गलत है। अगर वो कहते हैं कि इस तरह से हुआ है तो ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन बात सारी यहाँ पर ये आ रही है कि उस वक्त इमरान खान साहब का ज़मीर क्या गधे घोड़े बेच के सोया हुआ था? क्या वो दही लेने के लिए गया हुआ था? उस वक्त क्यों नहीं इमरान खान साहब बोले? उस वक्त इमरान खान साहब ने क्यों नहीं इस चीज़ को मीडिया के सामने लेकर आए, अपनी आवाम के सामने लेकर आए कि देखें जनाब ये इस्टेब्लिशमेंट ये काम कर रही है? क्यों इस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन को 2 नंबर तरीके से जिता रही है? लेकिन आप उस वक्त नहीं बोले क्योंकि आप तो खुद RTS की पैदावार थे।
آپ تو خود دھاندلی کی پیداوار تھے کہ جس کے نتیجے میں آپ تخت پہ جا کے بیٹھے ہوئے تھے، جس کا جب تختہ آپ کا ہوا ہے تو آپ کو یاد آ رہا ہے کہ خواجہ آصف کو بھی جتایا تھا عمران خان آرمی چیف نے. اب آپ کو یہ رہ رہ کے چیزیں یاد آ رہی ہیں. اس وقت آپ کی یادداشت گئی ہوئی تھی. اب لگتا ہے کسی نے آپ کے سر پہ مارا ہے ڈنڈا اور آپ کی آئی ہے یادداشت واپس. ٹھیک ہے نا. اور آخری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس انٹرویو میں ذکر کیا اعظم سواتی کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ اعظم سواتی نے صرف ایک ٹویٹ کیا اور اس کو پکڑ لیا گیا اور ملک میں تو جنگل کا قانون ہے. واہ جناب، اس بات نے سنے. عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ ملک میں جنگل کا قانون ہے. واقعی جنگل کا قانون ہے عمران خان صاحب، کیونکہ آپ گھر بیٹھے بغیر بائیو میٹرک کیے آپ ضمانت لے سکتے ہیں. لیکن جب آصف علی زرداری صاحب ہاسپٹل میں ہوتے ہوئے جب وہ غیر حاضری کی درخواست کرتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ ایئر ایمبولینس میں آ جائیں، لیکن آپ آ کے تو پھر غیر حاضری کی درخواست کریں. پر جب تک آپ کا بائیو میٹرک نہیں ہوگا آپ کو غیر حاضری نہیں مل سکتی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایئر ایمبولینس پہ آصف علی زرداری صاحب کو عدالت لے جایا جاتا ہے اور پھر ان کی معافی تلافی ہوتی ہے، پھر ان کو غیر حاضری سے استثنا ملتا ہے. لیکن عمران خان صاحب کو نہیں ملتا. عمران خان صاحب بنی گالہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، جلسے جلوس کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے بیہاف پہ جناب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جو ان کے بابا روان ہیں ان کی جان کو بڑا خطرہ ہے. وہ جب بنی گالہ سے باہر نکلیں گے تو جناب ان کو تو لوگ مار دیں گے، اس لیے وہ عدالت نہیں پہنچ سکتے. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جگہ جگہ جا کے تو جلسے جلوس کر رہے ہیں، وہاں ان کی جان کو خطرہ نہ. تو واقعی عمران خان صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جنگل کا قانون ہے. کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب کو کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ عمران خان صاحب جو کچھ کریں. عمران خان صاحب مجھے یاد آیا جب ان کو حکومت نہیں ملی تھی بلکہ حکومت ان کو ملی تھی تو اس وقت وہ دہشت گرد بھی ڈکلیئر تھے، لیکن وہ حکومت میں تھے. اس وقت جنگل کا قانون نہیں تھا. ٹھیک ہے نا عمران خان صاحب. تو اعظم سواتی، اچھا بات آ رہی ہے اعظم سواتی کے حوالے سے. اعظم سواتی نے اگر ٹویٹ کیا ہوتا نا تو میرا خیال ہے کہ اس پہ اتنی بری بات نہیں تھی. لیکن جو ان کی ٹویٹ تھی نا کہ جب آپ اگلوں کو گالم گلوچ کریں گے اور آپ کہیں، اور اگلے وہ لوگ کہ جو ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں، کہ جو اپنی جانیں شہید کروا رہے ہیں، جن کے لوگ اپنی جانیں شہید کروا رہے ہیں اور ہمیں ایک ملک، ایک محفوظ ملک دیا ہوا ہے، ایک محفوظ پناہ گاہ دی ہوئی ہے، ان کو آپ بیٹھ کے ری ٹویٹ کریں گے، بڑے آرام سے گالم گلوچ کریں گے اور پھر ان کو پکڑا نہ جائے. بس یہی آپ کی ہواری ہے نا. ادھر سے آپ قاسم سوری کو دیکھ لیں، وہ سلیم صافی کے بارے میں کیا ٹویٹ کرتے ہیں. آپ علی امین گنڈا پور کا کل کا ٹویٹ دیکھ لیں، انہوں نے کس طرح کی ٹویٹ کی ہوئی ہے، انہوں نے کس طرح کی پوسٹ لگائی ہوئی ہے. تو جنگل کا قانون یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کسی کی عزت محفوظ نہیں ہوتی، جانور رہتے ہیں نا وہاں پر، انہیں کسی کی عزت بیزتی کا تو پتہ نہیں ہوتا، کسی کی ماں بہن کا تو پتہ نہیں ہوتا. تو عمران خان صاحب یہ ہے جنگل کا قانون، جس کو آپ نے بنا دیا، اپنے سارے یوتھیوں کو آپ نے جانور بنا دیا. ان کو اتنی سینس نہیں ہے، ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ ہم نے کسی کی ماں بہن کے بارے میں کس طرح سے بات کرنی ہے. ہم نے کسی کی ذاتیات پر نہیں جانا، ہم نے صرف اس کو ایز اے پولیٹیشین ہی ڈسکس کرنا ہے، ہم نے اس کو ایز اے اینیمی ڈسکس نہیں کرنا. لیکن آپ نے اس قدر گندی پوت تیار کر دی ہے، اس قدر گندی نسل تیار کر دی ہے، سوری ٹو سے، لیکن مجھے کہنا پڑے گا کہ یہ جو آپ نے نسل تیار کی ہے نا، یہ اتنی گندی نسل تیار کی ہے کہ جن کو ایک عرصے تک یہ ذہن پالش کرنی پڑے گی کہ جو پولیٹیشین ہوتا ہے اس سے آپ ایز اے پولیٹیشین اختلاف کر سکتے ہیں، اس کو دشمن نہ سمجھیں. وہ پاکستانی ہے، وہ بھی پاکستان میں سیاست کر رہا ہے اور عمران خان بھی پاکستان میں سیاست کر رہا ہے. اس کو سیاست کے طور پہ لیں، اس کو دشمنی کے طور پہ نہ لیں. میں یہاں پہ پھر سلام پیش کرتی ہوں پی ایم ایل این کے لوگوں کو، ایون آصف علی زرداری صاحب کو بھی. انہوں نے کبھی بھی کسی کو گندے ناموں سے، غلط ناموں سے نام بگاڑ کے نہیں پکارا. لیکن جب آپ عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں، ان کے لوگوں کی بات کرتے ہیں، پھر آپ دیکھیں کیسے کیسے پھول جھڑتے ہیں ان کے منہوں سے کہ وہ کس کس طرح سے القابات سے بلاتے ہیں. ابھی تو میرا جی چاہ رہا تھا آپ کے سامنے میں اس چیز کو بھی ڈسکس کرتی کہ جو مریم نواز صاحبہ کے والد سے عمران خان صاحب نے بات کی، لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس کو پھر کبھی میں ڈسکس کروں گی اس بات کو. تو بس آج کے لیے اتنا ہی. اور اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.